तो फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे भयानक जंगल में होता है। एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके पेट से एक कैमरा बंधा हुआ है। इस पर लॉट 23 से कैमरा 1 लिखा हुआ है। जैसे ही उसे होश आता है वो घबरा जाती है और जंगल की ओर भाग जाती है। उसी समय हमें दोस्तों के एक समूह से मिलवाया जाता है जो रात भर बाहर रहने के बाद आराम कर रहे हैं। उनमें से क्लेयर भी है जो स्पष्ट रूप से अस्वस्थ है और उल्टी करने वाली है, जबकि उसके दोस्त उसके संघर्ष पर हंसते हैं। क्लेयर अंततः हार मान लेती है और उल्टी कर देती है। तभी उनमें से एक अमांडा को ग्रिफिन नामक एक लड़के का संदेश मिलता है जो उस रात मिलने के लिए कहता है। ज्यादा सोचे बिना अमांडा अपने दोस्तों को छोड़कर उससे मिलने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो मिलने की जगह की ओर चलती है हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पहुंचती है तो ग्रिफिन एक जोकर को भेजता है जो अचानक उसके चेहरे पर कुछ लगा देता है। फिर कहानी एक तेज मोड़ लेती है जिससे पता चलता है कि जंगल में पड़ी महिला वास्तव में अमांडा है। एक नकाबपोश आकृति उसका पीछा कर रही है, एक डरावने संगीत बॉक्स की भयानक आवाज के साथ। पूरी तरह से भ्रमित और भयभीत वो पेड़ों के बीच से भागती है, लापता लोगों के पोस्टर से टकराती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक 2 नकाबपोश आकृतियां कहीं से भी प्रकट होती है। वे उसे एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाते हैं। बाद में अमांडा एक कैमरे के सामने जागती है जो उसे मुस्कुराने का आदेश देता है। एक परेशान करने वाली आवाज द मर्डर शो नामक किसी चीज की शुरुआत की घोषणा करती है। हमें पता चलता है कि अमांडा को दुखवादी व्यक्तियों के एक समूह ने पकड़ लिया है जो दूसरों को प्रताड़ित करने का आनंद लेते हैं। जल्द ही खबरें फैल जाती है। गवाहों का दावा है कि उन्हें एक लड़की का शव टुकड़ों में मिला। ये अमांडा निकली। अफसोस की बात है कि वो अकेली नहीं है। लापता बताए गए कई अन्य लोगों को भी ऐसे ही भयानक नियति मिली और इस तरह मर्डर शो शुरू होता है, विकृत, भयावह और गहरा परेशान करने वाला। इसी बीच कहानी एथन नामक एक व्यक्ति द्वारा होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट में बदल जाती है। उसे एक रहस्यमय संदेश मिलता है जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि लोग अक्सर मूर्खों की रक्षा करते हैं और वे उसे मरते हुए देखकर आनंद लेंगे। एथन पीछे नहीं हटता। वो पलटवार करता है, ये खुलासा करते हुए कि वो भेजने वाले की पहचान जानता है। ट्रेवर लैंकेस्टर, NYPD, ब्रुकलिन में स्थित। उसने उसे एक IP पते के माध्यम से ट्रैक किया। एथन स्पष्ट करता है कि वो पुलिस से नफरत नहीं करता है, वो बस चाहता है कि वे एक पॉडकास्ट से नाराज हुए बिना अपना काम करें। इसके तुरंत बाद पॉडकास्ट को एक रहस्यमय कॉल आता है। एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो कुछ और नहीं कहती। वे एपिसोड समाप्त कर देते हैं। जैसे ही एथन घर जाने की तैयारी करता है उसे अपनी माँ का फोन आता है। वो मुश्किल से कुछ कहती है, बस ये कि उसे यात्रा करने की जरूरत है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। जिस महिला की मृत्यु हुई है वो अमांडा, एथन की बहन है। उसके दोस्त वही लोग जिन्होंने उसे पहले अकेला छोड़ दिया था। अब इस दिल दहला देने वाली कहानी का हिस्सा है। तबाह होकर एथन एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि अमांडा का शव एक खाई के तल पर मिलने के बाद 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन पुलिस ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। शोक से अभिभूत एथन बिगड़ने लगता है। वो अदृश्य, भूला हुआ महसूस करता है। सभी अमांडा को प्यार करते थे, जबकि वो हमेशा अलग थलग रहता था। अपनी माँ के साथ एक कॉल के दौरान वो कबूल करता है कि वो अमांडा के अपार्टमेंट में है। जगह बिखरी हुई है। वो उसकी याद में कुछ करने के लिए बेताब है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां से शुरू करे। वो उसे ये भी बताता है कि वो घर नहीं आ रहा है। वो बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन उसकी माँ उससे विनती करती है, उसे याद दिलाती है कि वो उसका बेटा है और वो उसे चाहे कुछ भी हो प्यार करती है। अंततः एथन घर लौटने के लिए सहमत हो जाता है। कॉल समाप्त होने के बाद वो अमांडा के कमरे में कदम रखता है और एक परेशान करने वाला नोट पाता है। नरक खाली है और राक्षस यहाँ है। भ्रमित होकर वो उसके बिस्तर पर लेट जाता है और अचानक उसे अमांडा के अंतिम क्षणों का एक दर्शन होता है। हालांकि छवियां पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। एक बात स्पष्ट है, उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। घबराकर वो अपना फोन देखता है और डरावने संगीत बॉक्स से वही गुड़िया आकृति देखता है। वो अपनी कार में कूदता है और रोते हुए अपनी माँ के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में वो एक नकाबपोश लड़की से मिलता है, वही लड़की जो अमांडा के जीवित रहते जंगल में थी। लेकिन एथन ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वो घर पहुंचता है तो उसे अपनी माँ का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो बाद में वापस आएंगी और डिनर फ्रिज में छोड़ दिया है। जैसे ही एथन अपना खाना गर्म करता है वो अमांडा की तस्वीरें देखता है। फिर खिड़की से वो फिर से नकाबपोश लड़की को देखता है। वो उसे खोजने के लिए दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो चली जाती है। अभी भी हैरान वो वापस अंदर चलता है और अपनी माँ को पाता है जो तुरंत देखती है कि वो कितना परेशान है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन मानती है कि ये अमांडा की मौत का आघात है। वो उसे गले लगाती है, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। उस पल एथन एक शांत वादा करता है। वो अमांडा के साथ वास्तव में क्या हुआ था इसका सच उजागर करेगा। उस रात बाद में जैसे ही वो अपना फोन फिर से देखता है, परेशान करने वाली अस्पष्ट छवियां दिखाई देने लगती है। उसे नहीं पता कि वे कहां से आए हैं। इस बीच कहीं और अमांडा के 3 दोस्तों में से एक, केट, एक प्रमुख फैशन डिजाइनर के लिए एक ड्रेस पर काम कर रही है, लेकिन उसका बॉस गुस्से में है। वो चिल्लाती है कि ड्रेस मानक के अनुरूप नहीं है और धमकी देती है कि अगर इसे उस रात तक ठीक नहीं किया गया तो वो केट को निकाल देगी। सभी तनाव के बीच
एथन आता है और केट को 1 घंटे में एक कैफे में उससे मिलने के लिए कहता है। 1 घंटे बाद एथन और केट एक कैफे में चुपचाप बैठे हैं। खामोशी तोड़ते हुए एथन बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे अमांडा की मौत के बारे में अपराध बोध से अभिभूत महसूस होता है। हाल ही में उसे ये परेशान करने वाली भावना रही है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे अजीब ईमेल और तस्वीरें मिल रही है। उनमें से एक केट और अमांडा की तस्वीर है। वो ये भी बताता है कि जो कोई भी ये संदेश भेज रहा है वो एक कुशल हैकर है। और सबसे परेशान करने वाला ये है कि उन्होंने उसे अमांडा की ऑटोप्सी तस्वीरें भी भेजी। जवाबों के लिए बेताब एथन केट से सब कुछ बताने के लिए कहता है जो वो जानती है। तभी वो अंततः बात करना शुरू करती है। वो कबूल करती है कि कुछ समय पहले उसने अमांडा और क्लेयर ने द मर्डर शो नामक एक डार्क वेबसाइट तक पहुंच बनाई थी। ये एक विकृत मंच था जहां लोग लाइव स्ट्रीम यातना देखने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करते थे। शुरुआत में वे सिर्फ अस्वस्थ रूप से उत्सुक थे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब अमांडा ने मजाक में एक स्ट्रीम पर टिप्पणी की, ये सुझाव देते हुए कि वे लड़की के नाखून काट दें। इसके बजाय यातना देने वाले ने उसका गला काट दिया। उस बिंदु से उन तीनों को अपराध बोध से कुचल दिया गया। केट आगे कहती है कि साइट के लिंक लगातार बदलते रहते हैं, जिससे इसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। एथन फिर एक हैकर का उल्लेख करता है जिसे वो जानता है, शैरो मंकी, जो शायद मदद कर सकता है। केट उसे ये भी बताती है कि मर्डर शो का एक परेशान करने वाला वीडियो ऑनलाइन घूम रहा है। उत्सुक होकर एथन उसे इसे चलाने के लिए कहता है। वीडियो एक भयावह आवाज के साथ शुरू होता है जो कहती है कि वे कभी अपना परिचय नहीं देते क्योंकि वे अंधकार, छाया और भय है। आवाज का दावा है कि उनके सभी संदेशों में छिपे हुए कोड है और दर्शकों को उनके रेड रूम, एक गुप्त कक्ष जहां सबसे बुरे भयानक होते हैं, को खोजने की चुनौती देती है। ये वादा करती है कि अगर कोई उन्हें ढूंढ लेता है तो वे उस व्यक्ति को भी ढूंढ लेंगे। देखते समय एथन को कुछ अजीब दिखाई देता है। एक सिफर जो परिचित लगता है। ये एक कोड है जिसका उपयोग वो और अमांडा बचपन में करते थे। एक ऑनलाइन डिकोडर का उपयोग करके वो छिपे हुए संदेश को क्रैक करता है। अगर आप हमें ढूंढते हैं तो हम आपको तुरंत ढूंढ लेंगे। उसे एक अज्ञात नंबर से संदेश मिलता है। जब वो इसे खोलता है तो उसकी धड़कन रुक जाती है। ये उसकी और केट की एक तस्वीर है जो कैफे में कुछ सेकंड पहले ली गई थी। डरकर वे बाहर भागते हैं, लेकिन सड़क खाली है। कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आता। भ्रमित लेकिन दृढ़, वे हैकर के ठिकाने पर शैडो मंकी से मिलने का फैसला करते हैं। शैडो मंकी स्पष्ट रूप से खुद भी भ्रमित है, मदद करने से इनकार कर देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर मर्डर शो के पीछे के लोगों ने पहले ही उनके फोन और लैपटॉप को हैक कर लिया है तो वे और भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन एथन नहीं मानेगा। वो एक हार्दिक भाषण देता है। अंततः शैडो मंकी को गहराई से देखने के लिए मना लेता है। जैसे ही वे जाते हैं, केट हैकर पर भरोसा करने के बारे में संदेह व्यक्त करती है। एथन उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि शैडो मंकी ने उसे पहले 6 मामलों को सुलझाने में मदद की है। वो अजीब है लेकिन विश्वसनीय है। इस बीच केट को याद आता है कि उसके पास अभी भी डिटेक्टिव सॉचुक का संपर्क कार्ड है, वो अधिकारी जिसने अमांडा की मौत के बाद उससे पूछताछ की थी। वो मदद के लिए उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती है। फोन या तो बंद है या सेवा से बाहर है। एथन उसका फोन उधार लेने के लिए कहता है, लेकिन केट कहती है कि उसे काम पर वापस जाना है। उसका बॉस उसे लगातार मैसेज कर रहा है। वे सुबह सबसे पहले डिटेक्टिव सॉचुक से मिलने के लिए सहमत हुए। एथन केट को उसके कार्यस्थल पर छोड़ देता है, जगह और उसे 2 घंटे में टेक्स्ट करने का वादा करता है। काम पर वापस केट देखती है कि बत्तियां नहीं जल रही हैं। कुछ कोशिशों के बाद वे अंततः फिर से चमकने लगती है और वो अपनी ड्रेस खत्म करने के लिए वापस आती है। लेकिन जल्द ही उसे अजीब शोर सुनाई देते हैं जिससे वो असहज महसूस करती है। वो चारों ओर जांच करती है, लेकिन एक छोटी गुड़िया को छोड़कर कुछ भी नहीं पाती है, जिसे जानबूझकर पास में रखा गया था। देखे जाने की भावना अंदर घुसपैठ करती है, लेकिन वह इसे दूर कर देती है। 2 घंटे बाद एथन फोन करता है। वे काम करते हुए बात करते हैं और बातचीत धीरे धीरे फ्लर्टी हो जाती है। वे स्वीकार करते हैं कि उनके बीच एक आकर्षण है। जैसे ही कनेक्शन गहरा होता है, बत्तियां फिर से बुझ जाती है। ये सोचकर कि ये सिर्फ एक फ्यूज है, केट जांच करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडियो से होकर चलती है, अजीब शोर वापस आ जाते हैं। अभी भी फेस टाइम पर एथन उसके पीछे एक परछाई देखता है। वो उसे भागने के लिए चिल्लाता है। केट को तुरंत डर लगता है। फिर भयानक संगीत बॉक्स की परिचित आवाज आती है। वो मुड़ती है और वहां जंगल से वही नकाबपोश आकृति है जिसने अमांडा का पीछा किया था। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाती, सब कुछ काला हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। एथन अपने फोन स्क्रीन के माध्यम से असहाय होकर देखता है जैसे केट के पीछे नकाबपोश आकृति दिखाई देती है। वो निराशा में चिल्लाता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन आकृति उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। दृश्य बदल जाता है। केट बेहोश और भ्रमित होकर जागती है। एक छोटे ठंडे सेल में बंद है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन फिर एक परिचित आवाज सुनाई देती है। ये क्लेयर है। वो उसके बगल वाले सेल में बंद है। एक फुसफुसाहट में क्लेयर बताती है
कि उसे अमांडा के अंतिम संस्कार के ठीक बाद ले जाया गया था और तब से वो यही फंसी हुई है। दोनों दोस्त भयभीत और भ्रमित आगे क्या आने वाला है इसका अपना डर साझा करते हैं। अचानक केट के सेल का दरवाजा खुल जाता है। दो नकाबपोश आकृतियां अंदर आती हैं और क्लेयर को घसीट कर ले जाती है। केट चिल्लाती है, उन्हें रोकने की विनती करती है, लेकिन वे कुछ क्षण बाद उसे अनदेखा कर देते हैं। एक और नकाबपोश आकृति अंदर आती है। चुपचाप वो उसे कुछ इंजेक्शन लगाता है। केट संघर्ष करती है, लेकिन सब कुछ काला हो जाता है। बेताब और परेशान एथन पुलिस स्टेशन की ओर भागता है, इस उम्मीद में कि कोई आखिरकार उस पर विश्वास करेगा। वो डिटेक्टिव सौचुक को नकाबपोश आकृति, अपहरण, डरावनी गुड़िया जैसी मुखौटा और केट ने उसके कॉल का जवाब देना कैसे बंद कर दिया सब कुछ बताता है। लेकिन जासूस उपहास करता है, मुझे इस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं है, घर जाओ और मम्मी के पास हो जाओ। वो हंसता है गुस्से में, लेकिन शक्तिहीन एथन बाहर निकलता है, सिस्टम की कार्रवाई करने में विफलता को कोसता है। इस बीच केट और क्लेयर खुद को एक भयानक सेटअप में पाती है, जो एक नए लाइव एपिसोड मर्डर शो का हिस्सा है, जिसे एक विकृत ऑनलाइन दर्शकों के लिए स्ट्रीम किया गया है। चैट दर्शकों की टिप्पणियों से भर जाती है, जो अधिक हिसाब, अधिक दर्द की मांग करते हैं। स्क्रीन पर एक युवा व्यक्ति को यातना दी जा रही है। वो चिल्लाता या अपने बंधकों का अपमान नहीं करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखवादी दर्शक और अधिक के लिए चीयर करते हैं और लड़का एक क्रूर, दुखद अंत को प्राप्त करता है। अपनी कोशिकाओं में वापस क्लेयर केट को बताती है कि अब तक उन्होंने उसे छुआ नहीं है, अभी उनकी बारी नहीं है। दोनों दोस्त एक दूसरे से चिपके रहते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें चाहे कुछ भी हो मजबूत रहना होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण एथन शैरो मंकी के पास लौटता है। गहराई से खुदाई करने के बाद हैकर मर्डर शो के लिए एक सीधा एक्सेस लिंक प्राप्त करने में सफल होता है, लेकिन जैसे ही वे इसे खोलते हैं उन्हें कुछ भयानक का एहसास होता है। साइट के पीछे के लोग पहले से ही शैरो मंकी को जानते हैं। लिंक प्राप्त करना एक जाल था। यह पुष्टि करता है कि वे अब उसे देख रहे हैं। शांत रहने की कोशिश करते हुए हैकर बताता है कि वो सुरक्षा की परतों से घिरा हुआ है, लेकिन एक बात है जिसका उसने हिसाब नहीं लगाया था, उसका कैमरा चालू था। अब वे उसका चेहरा जानते हैं। घबराहट के बावजूद शैरो मंकी एथन को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसके पास एक हथियार तैयार है, बस अगर, और एथन को आपात स्थितियों के लिए एक कैन ओपनर भी देता है। फिर लिंक का उपयोग करके वे मर्डर शो नेटवर्क में सेंध लगाते हैं। जो वे देखते हैं वो उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि करता है। केट और क्लेयर साइट पर है, वे कैदी है और बंधक बनाने वाले उन्हें आगामी प्रसारण में प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं। जबकि शैरो मंकी सफलता से अजीब तरह से रोमांचित होकर जश्न में नाचने लगता है, एथन हॉरिफाइड है। वो जानता है कि उसे तेजी से काम करना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ एथन इस बार सबूत के तौर पर डार्क वेब तस्वीरों के साथ पुलिस स्टेशन वापस जाता है। वो निश्चित है कि सबूत पर्याप्त होंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने फोन पर गैलरी खोलता है कुछ गलत हो जाता है। छवियां बदल गई है, उनकी जगह दूसरे पीड़ित की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें आ गई है। हैकरों ने उन तक पहले पहुंच बनाई, उसके सबूतों को तोड़ दिया। जासूस परेशान और आश्वस्त नहीं, उसे फिर से खारिज कर देता है। कुचल और निराश एथन बाहर निकलता है, पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में, अधिक निराशाजनक और अधिक बेताब एथन शैरो मंकी को फोन करता है, उसे चेतावनी देता है कि मर्डर शो के पीछे के लोग जानते हैं कि वे करीब आ रहे हैं और उसे तुरंत अपना ठिकाना छोड़ना होगा। लेकिन हैकर सुनने के लिए बहुत केंद्रित है, ने अभी अभी आईपी पता क्रैक किया है जहां शो स्ट्रीम किया जा रहा है। जैसे ही वो इसे लिखता है नकाबपोश आकृतियां आती है। घबराकर वो अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वे पलक भी नहीं झपकते। बिना एक शब्द कहे वे उसे गोली मार देते हैं, उसकी बेताब रिश्वत को अनदेखा कर देते हैं, उसे बिना किसी झिझक या दया के मार देते हैं। जब तक एथन पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दृश्य क्रूर है, लेकिन अराजकता के बीच उसे कागज मिलता है, उसके दोस्त का प्रतिरोध का अंतिम कार्य पता। समय बर्बाद किए बिना एथन स्थान पर दौड़ता है। वो परछाइयों से देखता है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि बंधक बनाने वाले कैसे चलते हैं, लेकिन उन्होंने उसे पहले ही देख लिया है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब एथन जागता है तो वो केट के ठीक बगल में एक सेल में बंद होता है। शो शुरू होता है। स्क्रीन पर वे क्लेयर को मर्डर शो के केंद्र में घसीटते हुए देखते हैं, जो उसके दुखद अंतिम क्षणों जैसा लगता है। बेताब एथन को शैडो मंकी द्वारा दिया गया कैन ओपनर याद आता है। ये काम करता है। वो भाग जाता है, केट को मुक्त करता है और वे एक साथ नियंत्रण कक्ष की ओर भागते हैं। लेकिन जैसे ही एथन अंदर प्रवेश करता है उसे उसी नकाबपोश आकृति, नकाबपोश लड़की द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वो उसे बुरी तरह घायल करती है। जैसे ही सब कुछ खो जाता है केट अंदर तूफान करती है और नकाबपोश लड़की को मार गिराती है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिलता है। लेकिन आकृति फिर से गायब हो जाती है। वे आगे बढ़ते हैं और मुख्य मंच पर पहुंचते हैं, केवल क्लेयर के बेजान शरीर को खोजने के लिए, ये महसूस करते हुए कि ये एक जाल हो सकता है। वे भागने को अपनी एकमात्र आशा मानते हैं, लेकिन फिर बत्तियां टिमटिमाती है, एक भयानक चमक बिखेरती है। अंधेरे से नकाबपोश आकृतियां उभरती है, हर तरफ से बंद होती है। अराजकता में एथन फिसलने में कामयाब होता है, जबकि केट अपना स्थान बनाए रखती है। भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ती है।
वो उनमें से एक को मार गिराती है, लहूलुहान लेकिन अटल। इस बीच नियंत्रण कक्ष में अंतिम नकाबपोश आकृति एक अलार्म बजाती है। फिर से मिलकर एथन और केट एक क्रूर अंतिम प्रदर्शन में आमने सामने होते हैं। एक थका देने वाली लड़ाई के बाद वे नकाबपोश हमलावरों को हराते हैं, लेकिन मूल नकाबपोश लड़की फिर से भाग जाती है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक वैन में निकल जाती है और उनके पकड़ने से पहले ही गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद मीडिया पुलिस को घेर लेता है, मर्डर शो की भयावहता के बारे में जवाब मांगता है। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं, सच दबा रहता है। 1 साल बीत जाता है। एथन अब मर्डर शो का एक सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक है, एक सार्वजनिक व्यक्ति है, ऑटोग्राफ दे रहा है, दुःस्वप्न से बचने के लिए मनाया जा रहा है। घर पर किट उसे गर्म मुस्कान और एक चुंबन के साथ बधाई देती है। उनका जीवन शांत, लगभग सामान्य लगता है। जब एथन कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है तो वो अभी भी अपनी बंदूक पास रखता है, बस अगर। लेकिन कूड़ेदान पर कुछ उसे अचानक रोक देता है। उसकी तस्वीर वाला एक लापता व्यक्ति का पोस्टर। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उसे पीछे से मारा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो एक ट्रक के पीछे बंधा हुआ जाता है। एक आवाज ठंडे स्वर में बोलती है, उसे लॉट 367 के रूप में पेश करती है। एक प्रसिद्ध ब्लॉगर और लेखक जिसे नीलाम किया जाने वाला है। बोली $100 से शुरू होती है। ये लंबे समय तक वही नहीं रहता है, उसे $10,000 में बेच दिया जाता है। और खरीदार नकाबपोश लड़की, वही जो 1 साल पहले गायब हो गई थी, एक अंतिम दिल दहला देने वाले मोड़ के रूप में। एथन भीड़ में जासूस को देखता है, बोली लगाता है, हंसता है। ये सबका हिस्सा है। और इसके साथ स्क्रीन काली हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।